नेता प्रतिपक्ष आप समय का कुछ निर्धारण अपनी तरफ से, अगर आप कुछ निर्धारित करें आप अपनी तरफ से। पहले बिंदु आ जाने दें महोदय। नहीं, फिर भी हमने कहा बहुत लोग बोलने वाले हैं, तो अगर आप नजदीक हो जाएंगे तो आपको बता देंगे जो है कि चलिए ठीक है। माननीय नहीं ठीक है, व्यवस्था अधिष्ठाता महोदय, मैं रोक नहीं रहा हूं, मैंने उनसे खुद कहा, खुद निर्धारण किया, हम निर्धारित नहीं कर, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का एक चमत्कार चित्रण प्रस्तुत किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चित्रण जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत से मेल खाता है? क्या यह वही भारत है जहां किसान इस समय आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, जहां बेरोजगार जुआ सड़कों पर भटक रहा है, जहां महंगाई से आम आदमी की रसोई की 2 वक्त की रोटी छीन ली है? और इस परिस्थिति में जो राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, उससे लगता है कि यह हमारा स्वर्णिम युग चल रहा है, कहीं किसी को कोई दिक्कतें नहीं है। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि बाजार में अफवाहें बहुत हैं, हकीकत में जिंदगी मुश्किल है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताया कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, निवेश बढ़ रहे हैं और नौकरियों के नए अवसर हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कुछ है। हकीकत कुछ है और आंकड़े कुछ हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी दर पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, शिक्षित युवा डिग्री धारक नौजवान सड़कों पर है, लेकिन नौकरी के नाम पर केवल ठेकेदारी प्रथा का विस्तार हो रहा है। इस समय जितनी भी नौकरियां हैं वो सरकारी नौकरियां नाम मात्र की और आउटसोर्सिंग की नौकरियां जो है से पूरा जो है नौकरी का स्थान भरा जा रहा है। एक नई व्यवस्था इस समय जो है प्रचलित है और मैं देख रहा हूं कि हर विभागों में, शिक्षा विभाग में भी हमने देखा कि इंटर कॉलेजों में जो है जो 4th क्लास तृतीय श्रेणी का कर्मचारी सरकार द्वारा रखा जाता था, वो भी आउटसोर्सिंग से रखा जा रहा है। मैंने देखा लिफ्ट में पूछा तो लिफ्ट के सारे कर्मचारी जो है आउटसोर्सिंग पर हैं, जो है मतलब जहां देखे इसमें केवल आउटसोर्सिंग जो है चल रहा है। और उद्योगपतियों के अरबों के कर्ज तो सरकार माफ कर दे रही है, जो गरीब नहीं है, जो माफ करने योग्य नहीं है, लेकिन छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों के राहत के नाम पर केवल घोषणाएं की जा रही हैं, जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में उसकी तरफ जो है ध्यान नहीं दिया। जो है ये जो दुनिया के मेले हैं बस छलावे हैं, ये जो दुनिया के मेले हैं बस छलावे हैं। यहाँ सच बेचकर लोग सपने खरीदते हैं, यहाँ सच को बेच करके जो है सपना खरीदा जा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो क्या रहा? किसानों की जो दशा है उसको आप भली भांति जानते हैं। किसान जो है जमीन को चीड़ करके जो है किस तरह से हम आप सबको अन्न देता है, और सबसे हालत खराब इस समाज में किसान की। वह दिन रात खटता है, गर्मी जाड़ा बरसात खटते मर जाता है, और खाने के लिए उसको दाल चावल रोटी सब्जी सही ढंग से नहीं मिल पाती, क्योंकि वो उसका जो
एमएसपी उसको मिल नहीं पा रही है, उसको जो लागत है वो निकल नहीं पा रही है, अगर वो बेचने भी जा रहा है तो वहां पर खरीदने वाला जो है सरकारी जो है दुकानदार, वह उसको हफ्तों तक जो है लाइन में खड़ा कर देता है। ट्रैक्टर का किराया इतना बढ़ने लगता है कि वो फिर वापस घर लेके चला आता है, फिर बिचौलियों को 2-3 रुपए कम प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है, जिससे उसको एक कुछ फायदा भी होने वाला ही रहता है तो वह भी नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान बहुत जो है परेशान है। और हम लोग चाहे एमपी हो जाएं, एमएलए हो जाएं, मंत्री हो जाएं, प्रधानमंत्री हो जाएं, आईएएस हो जाएं, आईपीएस हो जाएं, जो कुछ भी हो जाएं, लेकिन उसी किसान का पैदा हुआ अन्न हम सभी लोग खाते हैं, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते। जो हमें खिलाता है, जिलाता है, जीवन प्रदान करता है, उसकी चिंता हम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें किसान कितना परेशान है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसको खाद बीज और कीटनाशक दवाएं जो है इतनी बड़ी कीमत में मिल रही हैं कि उसको खेती करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए जो है ये कहा गया कि जो बोया था कभी वो काटने का समय आया। फसल बर्बाद है लेकिन किसान का कर्ज और बढ़ाया है। किसान का फसल तो बर्बाद हो गया लेकिन वो कर्ज जो है, माननीय मंत्री जी, हाँ वही मान लीजिए जो आप बो रहे हो, नहीं जो आप बो रहे हैं वही काटेंगे जो आप बो रहे हैं वही काटेंगे और शिक्षा और युवा का भविष्य जो है के विषय में राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के सुधारों का जिक्र किया, लेकिन क्या यह सुधार सिर्फ कागजों पर सीमित है या इसकी जमीनी हकीकत होगी। जो है शिक्षा के सुधारों के विषय में जो है हमारे माननीय मंत्री जी दोनों लोग आए थे, माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा की, लेकिन शिक्षा के अंदर सुधार की कहीं से किसी भी प्रकार से उनका कोई भी ऐसा पहल नहीं रख रहा था जिससे गांव गरीब किसान मजदूर के बेटों की शिक्षा में कोई सुधार हो सके। बड़े लोगों के बेटे तो इंग्लिश मीडियम से कहां से अपना पढ़ करके डिग्री ले रहे हैं, नौकरी पा जा रहे हैं, लेकिन जो मूल गांव का किसान का बेटा है, मजदूर मिडिल क्लास फैमिली, चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था में कोई सुधार जो है नहीं आ रहा है। सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। नई शिक्षा नीति के नाम पर जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा, शिक्षा को निजीकरण मतलब व्यवसायियों के हवाले किया जा रहा है। जो हम लोग माध्यमिक शिक्षा में थे, जब माध्यमिक शिक्षा में हम लोग जब मान्यता के एप्लीकेशन जो है देने जाते थे हाई स्कूल इंटर कॉलेज की माननीय अधिष्ठाता महोदय, तो 38,000 रुपये में एप्लीकेशन पड़ती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया और वो 38,000 की जगह 11 लाख रुपया जमा हो रहे हैं। जमीनें जहां 200 वर्ग मीटर थी जो है वो बढ़कर के 600 वर्ग मीटर हो गई और मान्यताएं जो है जो कंटिन्यू हुआ करती थी जो है आजीवन के लिए, वो 3 साल के लिए हो रही है। तो इस तरह से शिक्षा को पूरी तरह से जो है ये पूंजीपतियों के हवाले जो है कर दिया गया था। जो सपने थे बच्चों के उन्हें भी बेच डाला। जो बच्चे चाहते थे कि हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, उसके विषय में यह है कि सपने थे बच्चों के उन्हें भी बेच डाला। जो कल के भारत थे उन्हें भूख से सुला डाला। ये स्थिति है शिक्षा की। अब जो है मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी बच्चा जो उच्च शिक्षा नहीं ले सकता, ये स्थिति ये हो गई। जहां तक स्वास्थ्य और जन कल्याण योजनाएं खोखले वादों की हकीकत को जो है आप देख रहे हैं कि जो ये दवाएं कितनी फर्जी जो है कंपनियों की बिक रही है। उस दवा को खा करके जो खा लेता है उसको कई लाख रुपया हॉस्पिटल में देना पड़ता है, अगर वो देने की हैसियत में नहीं तो जान भी गंवा देता है। ये है स्थिति दवाइयों की
सरकारी हॉस्पिटलों की दशा बहुत खराब है और निजी अस्पताल जो है पूरी तरह से लूट के अड्डे बन गए हैं। निजी अस्पतालों में जो पहुंच जा रहा है, मैं समझ रहा हूं कि अगर उसके पास कोई बड़ी कमाई का स्रोत नहीं है तो फिर उसको अपना खेत जो है ही बंधक रखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता उसके पास नहीं बचता है। जो इस समय दवाओं की जो है स्थिति है, जहां तक लोकतंत्र और व्यक्ति का पर जो हमला इस सरकार द्वारा हो रहा है, यह हमला आज से नहीं हो रहा। यह हमला तो जब देश गुलाम था अंग्रेजों का भी था। उनका की ये नीति थी कि कोई हमारे खिलाफ न बोले। तो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान बनाने का अवसर मिला तो उन्होंने भारत के संविधान को बनाते समय भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की व्यवस्था दिया। उन्होंने कहा कि भारत के हर किसी व्यक्ति को, गरीब हो अमीर हो, किसी भी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ बोलने, अपनी अभिव्यक्ति को करने का उसे अधिकार होगा। लेकिन आज उसका ठीक उल्टा हो रहा है। आज जो ये हो रहा है कि भारत का संविधान खतरे पर है, तो यही खतरे में है कि आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 की जो व्यवस्था है उसका जो है अनुपालन सरकारें नहीं कर रही है। जो है किसी को अपनी बात को कहने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। अब तक तो सड़क में भी था, मैंने कल सदन में भी देखा जो है कि सदन में भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया और नेता प्रतिपक्ष मुझको जो है सदन से बाहर कर दिया गया। नहीं, मेरे अधिकारों का इस तरह से दमन किया गया जो है व्यवस्था कि मैं उसका जीता जागता। संतोष जी, नेता सदन व्यवस्था बनाए रखें। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाला जो है देशद्रोही करार होगा। जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, माननीय अधिष्ठाता महोदय। इसलिए सब लोग डरे हैं, सहमे हैं, कोई जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी अंकुश है, क्योंकि आपने देखा कि कुंभ के मेले में जो लोग हॉस्पिटल चले गए थे वहां पर जो है प्रेस वालों को जाने नहीं दिया गया कि कौन बीमार है, कितनी की स्थिति क्या है, उसको नहीं जाने दिया गया। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता पर भी अंकुश है। और विश्वविद्यालयों में छात्रों को जो नर्सरी कही जाती थी राजनीति की, जो वहां से पैदा होती थी विश्वविद्यालयों से, उस पर भी अंकुश है। छात्र संघ के चुनाव भी नहीं कराए जा रहे हैं। ये स्थितियां जो है हमारे इस प्रदेश की है और इस पर जो है हमारा ये कहना है कि सवाल पूछे तो कहते हैं गद्दार है, चुप रहे तो कहते हैं बेकार है। अगर हम चुप बैठते हैं तो कहते हैं तो बेकार हैं लोग, अगर सवाल हम पूछे तो हमें गद्दार कहेंगे। ये स्थिति जो है, इसलिए हमारा ये संकल्प जनता की आवाज को जो है आप तक, सरकार तक पहुंचाने की हमारी यही नैतिक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के तहत हम लोग जो है अपनी बातों को सरकार तक जो है पहुंचाते हैं। हर गरीब, हर किसान, हर बेरोजगार, हर जुआ का हक दिलाना जो है हमारी जिम्मेदारी है। सरकार अपना काम करती है मानवर, लेकिन विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि सरकार का ध्यान जहां नहीं पहुंच पाया तो विपक्ष उस तरफ जो है इंगित करता है कि यहां ये कमियां रहेंगे। यहां सरकार तो अपनी जो है योजनाओं को गिनाती है, लेकिन उन योजनाओं में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उनकी नीतियों में क्या कमियां हैं, उसको विपक्ष गिनाता है। और उससे होता क्या है, यही स्वस्थ लोकतंत्र होता है। यही स्वस्थ लोकतंत्र होता है कि हम आपकी कमी को हम बताएं, फिर आप उसमें सुधार कर लें। तो जी नहीं, इसीलिए सियासत कहती है कि चुप रहो और गरीबी कहती है कि बोल दो। तो हम सियासत में तो है नहीं, हम तो गरीबी में हैं। तो हम जरूर जो है बोलने का जो है प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा गला किस तरह से दबाया जा रहा है आप लोग खुद महसूस किए होंगे
कि इस इतिहास में इस तरह की घटना और इस तरह का जो है अधिकार का दुरुपयोग जो है पहली बार हुआ होगा। जो है मार्शल लगाकर ऐसे बोले ऐसे। इसलिए मेरा ये कहना है कि राज्यपाल का जो यह भाषण सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज है, जिसमें वास्तविकता से ज्यादा कल्पनाएं, और विपक्ष का यह कर्तव्य है कि वह जनता की सच्ची आवाज को सरकार के सामने रखे, वह उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण में इन्होंने जो तथ्य अपने रखे, जिसमें जो संशोधन का प्रस्ताव है उसके विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी एडेड विद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, उन एडेड विद्यालयों की सेवा नियमावली बनी थी। उस सेवा नियमावली के धारा 21 में ये व्यवस्था थी कि अगर प्रबंधन द्वारा उन्हें सस्पेंड किया जाता है या टर्मिनेट किया जाता है तो चयन बोर्ड आयोग की अनुमति से वो जो है टर्मिनेट किए जाएंगे। लेकिन सरकार ने उसको बदल दिया और धारा 21, धारा 18, धारा 12 तीनों को बदल दिया जो है। अब एडेड विद्यालयों की सेवा नियमावली वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों की सेवा नियमावली से भी बदतर हो गई है। एनी टाइम जब प्रबंधक चाहे उसको कान पकड़ करके निकाल सकता है, सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, वो कहीं नहीं जा सकता। जो है यही स्थिति है। जो है इसमें हम लोग चाहते हैं ये जो पुरानी व्यवस्था थी, इतने बढ़िया ढंग से पहले से चली आ रही थी, जो है उसमें इस तरह का परिवर्तन करना और परिवर्तन करके जो है इस तरह की दुर्व्यवस्था को लाने का क्या मकसद है सरकार का, ये बात समझ में नहीं आ रही है, जिस पर भी माननीय राज्यपाल महोदय ने ध्यान नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 70% माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी देने वाले वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों की तरफ माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान ही नहीं। 30% की शिक्षा उत्तर प्रदेश में माननीय अधिष्ठाता महोदय जो है एडेड विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों से मिलती है। एडेड विद्यालय उत्तर प्रदेश में 4512 हैं और राजकीय विद्यालय 570 थे, अपग्रेड करके 2235 हो गए। जो है ये दोनों मिलकर के 30% शिक्षा देते हैं और उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा 70% वित्तविहीन विद्यालय देता है। और वित्तविहीन विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों की आज तक कोई सेवा नियमावली ही नहीं बन पाई। हम लोग बहुत प्रयास किए, जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी हुई है उसमें भी हम मेंबर हैं और उसमें सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है भगवती सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई है, 1 महीने का समय भी दिया गया था और सेवा नियमावली वो तैयार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो अंतिम रूप में नहीं आ पाई। जबकि बहुत समय बीत गया जो है, ये सेवा नियमावली अब तक बन जानी चाहिए थी। और ऐसे शिक्षकों को जो उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा का 80% भाग जिसके कंधे पर है, वह रोटी के लिए मोहताज है, रोजी पाकर भी रोटी के लिए मोहताज है। कोई विद्यालय में चले जाइए देहात के तो पूछे कितना तनख्वाह पाते हैं मार साहब, तो 2000, 3000, 3500, 4000, तो और अच्छा विद्यालय तो 5000, शहरों में आइए तब 10000। अब आप बता दें कि 2000, 3000 में कैसे वो आदमी जिंदा रहेगा, वो अपने परिवार को रोटी कैसे देगा, जो है वह दवा इलाज कैसे कराएगा, अपने बेटे बेटी को उच्च शिक्षा कैसे देगा, अपने माँ बाप की दवा इलाज कैसे करेगा, अपने बेटी की शादी कैसे करेगा, वह कैसे जिंदा रहेगा। इस पर सरकार से बहुत आग्रह किया गया, लेकिन अभी सरकार का ध्यान उधर जो है नहीं जा पा रहा है। हम लोग चाहते हैं और माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान भी उधर नहीं गया कि कम से कम जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था जब तक लागू नहीं हो जाती है तब तक कम से कम सम्मानजनक उनको मानदेय सरकार दे अपने खजाने से, ताकि वह अपने परिवार को जीवंत रख सके, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में हमें जीने का अधिकार दिया।
तो जीने का अधिकार हमें है, तो हम जिंदा रहें कैसे? हमें तो वो भी नहीं मिलता है, गांव का जो सस्ते गल्ले की दुकान का राशन भी नहीं मिलता है शिक्षक को कि उससे वो जिंदा रह सकता है। जो लैंडलेस लेबरर है उसको तो मिलता है, तो वो तो जिंदा रह सकता है, लेकिन शिक्षक को तो कहीं से न इलाज की कोई व्यवस्था है, न तो राशन की कोई व्यवस्था है, न तो मानदेय की व्यवस्था सरकार की है। प्रबंधक फीस वसूलता है, उससे जो मिलता है वो बांटता है, बांटने में जो है फीस तो टीचर ही वसूलते हैं। वो जानते ही है कि हमें 2000 मिलेगा कि 1500 मिलेगा कि 3000 मिलेंगे। इस पर जो है सरकार का ध्यान नहीं है, जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने ध्यान नहीं दिया। जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश नहीं प्रभु, वो गलत जानकारी माननीय मंत्री वो गलत जानकारी उनको थी, तो मैंने तो उनको बताया कि मैं 15 साल पहले वकालत किया हूँ। इसके बाद जो मैं शिक्षा विभाग में जब आया तो मैं प्रिंसिपल बना और प्रिंसिपल से रिटायर हूँ इस समय। उनको पूरी जानकारी हमारे सभापति महोदय को नहीं थी, जो है उनका दोष नहीं है। बताने वाले जो बता दिए वो जान गए, बताने वाले भी उनके बगल में रहने वाले जो बताएंगे वही ने। जहां तक पुरानी पेंशन का सवाल है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये बहुत लंबे समय से जो है ये हम लड़ाई चल रही है कि पेंशन बुढ़ापे की लाठी कही जाती है। जब आदमी रिटायर हो जाता, हम रिटायर हो जाएंगे, आप भी रिटायर हो जाएंगे, हम लोग रिटायर होंगे 35,000 पर रिटायर होंगे। 35,000 रुपए से आप बता लीजिए जो है कि घर पर बैठ जाएं तब तो नमक रोटी खा सकते हैं, लेकिन अगर राजनीति में भी अगर जिंदा रहना चाहें तो 35,000 में तो नहीं जिंदा रह सकते जो है। और जो पेंशन पाते हैं उनकी सेवा होती है घर पर, इसलिए सेवा होती है कि जब तक पेंशन उनको मिल रही है, इस समय है हमारे माध्यमिक के शिक्षक 50,000 60,000 पेंशन पाते हैं महीना, तो उनकी इसलिए सेवा होती है। खांसी अगर शाम को आ गई तो रातें को जो है दवा आ जाती है कि कहीं चले न जाने तो ये 50-60 हजार रुपया चली जाएगी जो है। इसलिए एक बुढ़ापे की लाठी कही जाती थी, उस पेंशन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एनपीएस ले आया तो एनपीएस भी जो है का पैसा खाते में नहीं आज तक पड़ा। हम लोग बहुत सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाए, अधिकारियों पर दबाव बनाए कि ये पैसा जो है, जो कटौती का पैसा है सरकार का और उपभोक्ता का, उसको खाते में पोस्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी तक पूरा पैसे पोस्ट नहीं हो पाए। और पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई इस प्रदेश में बहुत दिनों से चल रही है। दिल्ली में मैं समझ रहा हूं, मैं एक आंदोलन में गया था तो 10 लाख लोग वहां पर इकट्ठा थे। तो अगर पुरानी पेंशन पूरा प्रदेश और पूरा देश अगर चाहता है तो प्रदेश के लोग ही चाहते हैं, आप ही के लोग चाहते हैं। कौन ऐसा है जो पुरानी पेंशन नहीं चाहता? तो पुरानी पेंशन देने में सरकार को कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए जो है, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक सरकार ने संविधान में एक व्यवस्था दिया था माननीय अधिष्ठाता महोदय कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऑल चाइल्ड ऑफ इंडिया शब्द है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ। उसके अनुपालन को रोकने के लिए जो है इन लोगों ने जो है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ले आ दिया और उसमें धारा 12G में यह कह दिया कि जो गरीब है, कमजोर है, उसको 25% जो है अनएडेड विद्यालयों में जो है दाखिला कराया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति जो है 4,500 रुपया अभिभावक को, 5,500 रुपया जो है विद्यालय को दी जाएगी। वही ला दिया, हम नहीं थे। इतना तो आपको IAS अफसर रहे हैं, आपको इतना तो याद होना चाहिए। तो नहीं, ये जो है अमेंडमेंट कर दिया गया और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम ले आकर के उसको भी जो है रोक दिया गया। आज की स्थिति यह है कि आज इस पर मैं बोल रहा था तो मैंने आंकड़ा बताया था जो कि अभी 50% भी इस अधिनियम का जो है क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है।
मान्यता प्राप्त जितने जूनियर हाई स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वो सारी मान्यताएं एडेड है। केवल माननीय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पैदा हुए जिन्होंने 1400 दो बार में 1400 जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट पर लिया, और किसी मुख्यमंत्री ने किसी कार्यकाल में एक भी विद्यालय को ग्रांट पर नहीं लिया। माननीय अखिलेश यादव जी भी नहीं ले पाए अपनी 5 साल की सरकार में, जो सही बात है वो तो कहने पड़ेगा। आप भी 8 साल में नहीं ले पाए एक विद्यालय। जी हाँ चले, नहीं बात कह रहे हैं, नहीं है व्यवस्था बनाए रखिए। 8 साल के अंदर एक भी विद्यालय को ग्रांट पर आप लेने की जरूरत नहीं समझी। उसमें कौन पढ़ाता है, कौन से शिक्षक हैं, क्या आपके परिवार से नहीं जुड़े हैं या आपके संबंधी नहीं हैं, लेकिन शिक्षा से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहते हैं कि शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, और जब शिक्षा ध्वस्त हो जाएगी तो पूरा प्रदेश ही ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है, और तदर्थ शिक्षकों को बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए, माननीय मंत्री जी, गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए तदर्थ शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। वही माननीय अखिलेश यादव जी उन्हीं तदर्थ शिक्षकों को जो 2000 तक के थे, 93 से 2000 तक के, उनको विनियमित किया, और 2000 के बाद तक वालों को विनियमित करने के लिए उन्होंने कहा था। सरकार जब चली गई, इसके बाद जब वर्तमान सरकार आई तो उनको जो है बर्खास्त कर दिया। ये स्थिति जो है सरकार की है, और जो 2000 के पहले के जो है उनको न विनियमित किया, न तो उनको पेंशन की सुविधा दिया, और 2000 के बाद के जो शिक्षक हैं उनको भी विनियमित आज तक नहीं किया। और जो छात्र छात्राओं को एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं, जरूर हमारी सरकार करती है, प्रदेश की और देश की दोनों सरकारें करती हैं, लेकिन जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने सरकार में जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी को जो है विकसित करने के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए लैपटॉप योजना को चालू किया था, उसको इन्होंने जो है बंद कर दिया, जो है ध्वस्त कर दिया। और एक कंप्यूटर की व्यवस्था एडेड विद्यालयों में किया था माननीय अधिष्ठाता महोदय, लेकिन उसमें भी जो उसके संचालक थे और वह जो है आउटसोर्सिंग वाले थे। आउटसोर्सिंग 2 साल तक चली, इसके बाद आउटसोर्सिंग वाले घर चले गए, और जितना कंप्यूटर का पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार का लगा था, वे सारे कंप्यूटर धूल से पड़े हुए हैं उस कमरों में। और अब जो है टेक्निकल शिक्षा की कोई जरूरत प्रदेश सरकार को महसूस नहीं हो रही। इतना गाढ़ी कमाई का पैसा, जिस तरह से आज कंप्यूटर हर एडेड विद्यालयों में धूल धूसरित पड़े हुए हैं, ऑपरेटर के अभाव में। ऑपरेटर, आपको पैसा लगा दिया था सरकार ने, ऑपरेटर तो केवल देना था, ऑपरेटर बंद कर दिया, आउटसोर्सिंग वाले चले गए, ऑपरेटर नहीं दिया। जबकि कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं, भले केंद्र की हो, अगर केंद्र की है और कल्याणकारी योजनाएं हैं तो उसको प्रदेश की सरकारें जो है चलाने का काम करती हैं, बंद नहीं करती हैं। और इसलिए जो है हम यह पूरी तरह से जो राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण है जो है उसमें जो जिन चीजों पर जो है ध्यान नहीं दिया गया, कानून व्यवस्था को बहुत चुस्त दुरुस्त उन्होंने बताया, जो है कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बताया, लेकिन हकीकत क्या है, हत्या, अपहरण, डकैती, लूट, बलात्कार में दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि होती चली जा रही है। कैसे जो है माननीय राज्यपाल महोदय जी मान रही है कि नहीं, इसमें कमी आ गई जो है, और हमारी सरकार भी कहती है कि इसमें बहुत कमी आ गई जो है, लेकिन जो आंकड़े हैं सरकार के, वो जो विभागों के जो है, वो विभागों के आंकड़े बताते हैं कि यह जो है कई गुना जो है बढ़ गई है। और इसमें जो है कल जो बात हो रही थी
कुंभ में जो है, तो कुंभ की बात पर भी हमारे राज्यपाल महोदय ने जो है एक शब्द लिखा है, मैंने उसको पढ़ा, जो है फर्स्ट पेज पर है। उन्होंने ये लिखा जो है 53 करोड़ के अलावा कि नए जो है कुंभ पर जो है सरकार ने नए मानक गढ़ गए। ये सरकार जो है जरूर नया मानक गढ़ दी जो है। ऐसा मानक तो जब से कुंभ जो है लगा तब से आज तक इतनी आगजनी, इतनी हत्याएं जो है, इतनी मौतें जो है, नहीं मौतें नेता प्रतिपक्ष अरे बता दिया, उसको संशोधित कर दिया, हत्या नहीं मौतें, मैंने बोल दिया। सदन की कार्रवाई से निकल वो हत्या शब्द को मैंने डिलीट कर दिया, जो है नहीं, गलत है। इतनी मौतें जो हुई और इतनी आगजनी हुई जो है, ऐसा इतिहास किसी ने आज तक नहीं गढ़ा था, जिसकी बात हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी ने कहा। 2013 में कितनी मौतें हुई थी? नहीं, कहीं कुंभ में मौतें नहीं हुई थी। 2013 में कहाँ हुई थी? नेता प्रतिपक्ष जी। जहां तक जाति जनगणना के विषय में भी ने राज्यपाल महोदय ने ध्यान अपना नहीं दिया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो है ये चाहते हैं जो है कि मानवर जो पुरुष जिनको कहते हैं, मानवर कांसीराम जी का जो सिद्धांत था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जिसकी जितनी संख्या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, जातीय जनगणना करा लिया जाए, उतना हिस्सा सबको दे दिया जाए, ताकि जिस किसी की सरकार बने किसी को यह कहने का हक न बने जो है कि हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है, हमारे हक को कहीं लूटा गया। इस चीज को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सतत प्रयत्नशील हैं कि जिस जाति की जितनी संख्या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, जाति जनगणना करा करके उतना 100% सबको आरक्षण दे दिया जाए, ताकि इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो है सवाल खड़ा न कर सके। और प्रत्येक नागरिकों को जो है जो अल्पसंख्यक हैं, शोषित हैं, दलित हैं, जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, उनको भी सरकार ने बंद करने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, शायद आपको जानकारी होगी या नहीं होगी, उत्तर प्रदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक के छात्रों को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देंगे। जो आधुनिक शिक्षक उसमें रखे गए, ये हुआ कि मजहबी शिक्षा इसमें केवल नहीं होगी, इसमें भी विज्ञान की, अंग्रेजी की, गणित की, साइंस की पढ़ाई होगी, ताकि ये बच्चे जो है मुख्य धारा से जुटे। ये सरकार ने कहा। इस पर आधुनिक शिक्षकों की नियुक्ति हो गई, आधुनिक शिक्षक नियुक्त हो गए, और उसका जो है मानदेय देने के लिए जो सर्कुलर जारी हुआ, 60% जो है केंद्र सरकार का, 40% उत्तर प्रदेश की सरकार। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 60% जो है पैसा केंद्र का देना बंद कर दिया, और जो 40% उत्तर प्रदेश की सरकार देती रही, लेकिन एक साल पूर्व उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 40% जो था मानदेय का अंश उनका था, उसको भी बंद कर दिया। अब जो है माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान नहीं जो है उधर है कि ये बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं जो है, उनकी संख्या 22 लाख के समथिंग है जो है, वो बच्चे जो है को पढ़ाने वाला जो अध्यापक है वो कैसे जिंदा रहेगा? वो पढ़ाएगा तो क्या खाएगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा? वो अध्यापक अभी जो है पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, केंद्र की भी सरकार और प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों ने जो है उनको जो है मानदेय देना जो है बंद कर दिया जो है। इसलिए हम इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जो अवैध खनन को रोके जाने के संदर्भ में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, सोनभद्र भी आता है, मिर्जापुर भी आता है। सोनभद्र और मिर्जापुर में जाने पर जो वहां रिपोर्ट मिलती है कि जो सरकार
को राजस्व मिलना चाहिए जिससे सरकार चलती है, वो राजस्व वहाँ के अधिकारी जो है मिलकर के ठेकेदारों से जो है वहाँ का राजस्व जो है मालूम आ गया उसको माफिया जो है, जितने पूर्वांचल के माफिया हैं आप तो करीब करीब सबको जानते ही हैं, जो है नाम क्या बताऊं, जो है वो सब लूट ले रहे हैं जो है, और सरकार का राजस्व जो है जिससे सरकार से चलना था वह जो है खत्म हो जा रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाना जो है जरूरी है जो है। और पूर्ववर्ती सरकार की तरह जो है जो गरीबों को आवास दिया जाता था, माननीय अखिलेश यादव जी 3.5 लाख रुपया में गरीबों को आवास जो है लोहिया योजना के तहत देते थे। महोदय आज 1,20,000 मिल रहा है, 1,20,000 आज मिल रहा है, वो जो है 3.5 लाख दे चुके हैं। और बालू की कीमत, सीमेंट की कीमत, गिट्टी की कीमत, मजदूरी, ये सब बढ़ गई। जब सब बढ़ गई और उसका लागत बढ़ गई और सरकार जो दे रही है वह 1,20,000 में मकान कौन का है, एक लाइटिंग भी बनाना मुश्किल है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, शौचालय उस पर जो है कह लीजिए कि 1,20,000 में बढ़िया बन जाए तो नहीं बन पाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी को इसलिए धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि 8 साल पहले उन्होंने 3.5 लाख रुपया इस पर जो है देने का काम किया। और जहां तक धान और गेहूं की खरीद की अनियमितताओं का सवाल है, इस पर जो है हमारे राज्यपाल महोदय का ध्यान उधर आकर्षित नहीं हो पाया जो है, इसमें बहुत अनियमितताएं हैं। मैंने आपको अभी बताया कि गेहूं की खरीद और धान की खरीद में कितनी धांधली हो रही है जो है। शिक्षा के स्तर के सुधार के विषय में मैंने आपको बताया जो है, जर्जर सड़कों का जहां सवाल है, गड्ढा मुक्ति का, मैंने दिसंबर में अनुपूरक बजट आया, उस अनुपूरक बजट में आने 9 महीने बाद आया, मूल बजट के 9 महीने बाद। इसके बाद उसमें जो आंकड़ा आया सरकार की तरफ से, उसमें पीडब्ल्यूडी का आंकड़ा देखा गया जो है, तो 28% जो है धन खर्च हुआ था, और उस पर भी अनुपूरक बजट आया। 28% धन अभी खर्च हो और अनुपूरक बजट जो है उस पर ले आ दिया जाए। अब जो है यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्या कर रहे हैं कि वह जो है सड़कों के निर्माण में, जो सड़कें आप भी चलते हैं गांव में, हम भी चलते हैं, केवल जिलों से जिलों चलने वाली सड़कों की स्थिति अच्छी है, गांव की सड़कों की स्थिति कितनी खराब है। वह पैसा सरकार का है और गरीबों का पैसा है, उसको क्यों नहीं खर्च किया जाता, क्या उनको दिक्कतें हैं, ये बात को मैं नहीं समझ पाया। और गड्ढा मुक्ति का जो है नारा सरकार ने दिया था, लेकिन कोई गड्ढा मुक्ति जो है नहीं हो पाई जो है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी पेंशन दिया था गरीब महिलाओं को, उसको भी जो है सरकार ने समाजवादी पेंशन को बंद कर दिया जो है। और जो अल्पसंख्यक विद्यालय थे उसमें पढ़ने वाले जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी, वो अभी उन्हें छात्रवृत्ति नहीं पूरी तरह से मिल पा रही है। जो आंकड़े हैं सरकार के, उसमें मैंने देखा कि बैकवर्ड और अल्पसंख्यक दोनों के जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों में 50% भी जो है, पिछली साल का बजट का आया था 24 लाख बैकवर्ड के बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई, ये बजट में था। और बच्चे जो है मेरा अनुमान है कि 1,30,00,000 के करीब जो है माध्यमिक में पढ़ते हैं, जिसमें 80% बच्चे जो है बैकवर्ड क्लास के हैं। और जब मान लीजिए 1 करोड़ बच्चे भी अगर बैकवर्ड क्लास के हुए, तो उसमें से आप 24 लाख को अगर दे रहे हैं छात्रवृत्ति, तो आपकी छात्रवृत्ति का जो रेशियो कितना कम है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, ये पिछले बजट में जो सरकार ने आंकड़ा दिया था कि 24 लाख पिछड़ी जात के बच्चों को मैंने छात्रवृत्ति दिया, उस पर मैं बोल रहा हूं कि ये छात्रवृत्ति की स्थिति यह है। और किसानों को जो रासायनिक खाद
डीएपी और यूरिया में जो कालाबाजारी हो रही है उसकी तरफ भी जो है न सरकार का ध्यान है और न हमारे राज्यपाल महोदय ने उस पर ध्यान दिया कि इसमें जो है एक तो उसके चोरी हो गई जो है उसके वजन में, और इसके बाद कालाबाजारी हो रही है उस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। और गन्ना किसानों का जो मूल्य था, गन्ना किसानों का मूल्य जो है जो बकाया, सरकार बार बार ये आंकड़ा देती है अधिष्ठाता महोदय कि हमने पिछली सरकार की तुलना में हमने 10 गुना जो है भुगतान किया। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि आपने 10 गुना किया, तो 10 गुना गन्ना भी तो खरीदा। ये आसान किस बात का, जब गन्ना आपने खरीदा 10 गुना तो 10 गुना भुगतान दिया। विषय ये चीज का है कि जो बकाया भुगतान जो है किसानों का, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कितना रह गया है, सरकार उसको दे दे, वापस दे दे उसको जो है। और इस पर भी 14 दिन का समय सरकार ने लिया था। इसके बाद ब्याज देने की बात कही थी, फिर भी गन्ना किसानों का पैसा बकाया है। और बिजली के साथ जो है बहुत किसानों के साथ जास्ती हो रही है। बिजली विभाग, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और सदन को अवगत कराना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जितने प्रदेश में विभाग हैं उन विभागों में हर विभाग में कुछ न कुछ लगाम लगी, लेकिन बिजली विभाग आज भी बेलगाम है। आपका मकान साल भर का बना है और बिजली विभाग वाला पहुंचेगा तो वह 5 साल का वो काट देगा रसीद बिल कि इतना आपका 5 लाख हो गया। ठीक है, 5 लाख हो गया, उसकी कच्ची रसीद भी बन गई जो है। अब 5 लाख को अगर 25,000 रुपया आप जो है उसको पीछे से थमा दिए तो 5 लाख जो है खत्म। ये स्थिति बिजली विभाग की है। जो बिजली विभाग को जो है कि को मैं समझता था कि हमारे माननीय मंत्री जी IAS अफसर रहे हैं और अरे आजमगढ़ के नाते नहीं, वो हमारे घर के ही हैं, आजमगढ़ की बात नहीं है, लेकिन उसमें जो सुधार की बात जो होनी चाहिए जो है वह सुधार की बात इनके अधिकारियों और कर्मचारियों में नहीं हो पा रही है। जो कुछ खास लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है, कुछ खास लोगों के साथ हो रहा। मैं घर गया था तो एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ग्राम भुवालपुर, ब्लॉक तरवा, जिला आजमगढ़ का मेरे पास आया, कहा कि 1,40,000 मेरे नाम से रसीद आ गई है और उसी कनेक्शन पर मेरी पत्नी के नाम से भी आ गई है। और कनेक्शन मेरा अभी 2 साल का है और जो 2 साल का कनेक्शन है उसका बिल मैंने देखिए जमा किया है। तो ऐसी स्थिति जो है विभाग में है। माननीय मंत्री जी को, माननीय अधिष्ठाता महोदय ने, मैंने भी एक छोटा सा काम दिया था और मैंने 2-3 बार प्रेस दिया माननीय मंत्री जी को कि माननीय मंत्री जी भूले न। माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि ये भूलेगा नहीं। मुझे याददाश्त मेरी बड़ी तगड़ी है। मैंने कहा कि तो मैंने नोट कराया, मैंने इनके PS को नोट कराया, भैया नोट कर लो, माननीय मंत्री जी को याद दिला देना। मैंने फिर टेलीफोन से भी जो है याददाश्त दिलाया कि मेरा जो है देहात और खरियानी बाजार का वो अलग अलग कर दीजिए जो है, लेकिन नहीं हो पाया। अब बताइए नहीं हो पाया। एक छोटी सी बात को लेकर के जो है, इसलिए राज्यपाल के भाषण में आएगा। इसलिए जो है क्या कहूँ जो है भाई, सब लोग अपने ही हैं जो है, लेकिन कमियां कहीं न कहीं हो जाया करती हैं। प्रदेश में नहरों की सफाई की व्यवस्था जो है अच्छी न होने के कारण अभी सीतापुर से कुछ किसान आए थे 10-15 की संख्या में। मैंने पत्र भी लिखा जो है, वहां पर जो है वो सिल्ट साफ नहीं होने के कारण पानी फ्लोर होकर के बैठ जा रहा था और कई गांव डूब रहे थे उससे जो है। तो 2017 से 22 तक जी 2017 से 2022 तक
तो ये जो है इस पर ध्यान जो है आपने सुबह शिक्षा में बोले हमारे सदस्य को 5-5 मिनट। अरे ठीक है भाई, चलने दीजिए जो है जो चल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि फील्ड की सफाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिससे किसान परेशान है। यह सबका विषय है। मैं तो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। मेरा किसान, मेरा जो है कोई खेत जो है नहर के किनारे नहीं है कि मेरा पानी रुका हुआ है। यह तो पूरे प्रदेश का मसला है। इस पर हम जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय का भी ध्यान जो है ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाया। और दूसरी चीज कहना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय कि यहाँ पर जो है राजनीतिक द्वेष भावना से जो है फर्जी मुकदमे पुलिस द्वारा जो है बहुत लगाए जा रहे हैं। फर्जी मुकदमे लगा करके 3-4 तो आदमी जान ही नहीं रहा कि मेरे पे कोई मुकदमा हुआ, और इसके बाद जहां 4 की संख्या हो जा रही है, फिर इसके बाद गुंडा एक्ट लग रहा है, तब उसको नोटिस आ रही है, फिर गुंडा एक्ट अभी फाइनल नहीं हुआ, तब तक गैंगस्टर, अब गैंगस्टर तब तक चल रहा है, तब तक उसको इनाम जो है घोषित हो जा रहा है इनकाउंटर का। ये पुलिस की स्थिति है। मैं प्रभारी था पहली बार के चुनाव में अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा का, तो मैं वहां गया, मैं वहां रह रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने दिखाया कि 4 मुकदमे मेरे पास हो गए, मुझे जानकारी नहीं है। और एक सज्जन जो है मेरी जमीन बैनामा शुदा जमीन को हड़पना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कैसे इससे हड़प लूं, तो 4 मुकदमा दर्ज करा दिए। इसके बाद गुंडा एक्ट भी लगवा दिए, अब गैंगस्टर लगवा करके मेरी हत्या करवा देंगे। तो मैंने जो है प्रमुख सचिव गृह को बात किया, वहां के एसएसपी से, वहां के कोतवाल से बात करके उसकी जान की रक्षा करने का प्रयास किया। ये स्थिति है पुलिस विभाग की जो है वो सरकार के इशारे पर कर रही है कि अपने कर रही है। और दूसरी तरफ आपका ध्यान देना चाहता हूं कि ये बुनकर समाज की तरफ जिनकी बिजली का रेट सरकार द्वारा बहुत बढ़ा दिया गया। माननीय नेताजी ने अपने कार्यकाल में बुनकरों को जो है बिजली का बहुत सस्ता रेट दे करके जो है उनको जीवंत रखे। जो हम कपड़ा पहने हुए हैं या तो मिल ने बनाया है, या तो पावरलूम से बना है, हैंडलूम से बना है। ये जो लोग हमारे यहाँ आजमगढ़ में इसका बहुत बड़ा व्यवसाय है मुबारकपुर में, और मुबारकपुर की ही साड़ियां जो बनती है वही बनारस में उसका जो है मोहर लग के बनारसी साड़ी के नाम पर बिकती है। वो बनाता है आजमगढ़ में मऊ और मुबारकपुर का बुनकर बनाता है, और बनारस का उसमें मोहर लग करके बनारसी साड़ियों के रूप में बिकता है। वो इतना परेशान है बुनकर महंगाई से इतना बिजली की महंगाई से इतना परेशान है कि वह जो है उस हैंडलूम को बंद करने के लिए मजबूर हो गया। मैं बनारस में भी बुनकरों से मिला, बुनकर मुंह से मैं बनारस में भी मिला। उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ बुनकर में गरीब जो है करीब 60% जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग काम करते हैं, और देहात से 40% जो है हिंदू समाज के लोग काम करते हैं। दोनों लोग मिल करके हम लोग इसको चलाते हैं। लेकिन हमारी बिजली महंगी होने के कारण हमारे पावरलूम जो है बंद हो गए, हैंडलूम जो है, और जो है मजदूर भाग करके दूसरे प्रांतों में नौकरी करने के लिए चले गए। जी फ्लैट रेट अगर आपने कर दिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए। लेकिन उनको सस्ती बिजली जो है मिले, और ताकि जो है वो उनका ये धंधा बंद न हो, उनका ये धंधा जो है बंद न हो। और पिछड़े वर्ग को छात्र जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के सब क्लास 4 में और 16 के सब क्लास 4 में आरक्षण की व्यवस्था है माननीय कि पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिलेगा। ये व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। मैं आपको जो है एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मेरे पास एक एथेंटिक आंकड़ा है
ये ऑथेंटिक आंकड़ा है मेरे पास, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो है जो नौकरियां दी गई जो है, उस नौकरियों में जो आंकड़ा आया है ये पीसीएस का है 2018 का। इसका परीक्षा का परिणाम आया है 11/9/20 को। कुल चयनित अभ्यर्थी 976 रहे, जिसमें अनारक्षित पद जो है 50% था, लेकिन 50% अनारक्षित पदों पर 56.31% की नियुक्ति हुई। 56.31% की नियुक्ति हुई और जो पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण था उस पर 18.01% की नियुक्ति हुई और अनुसूचित जात को जहां पर 21% आरक्षण था, उस 21% अनुसूचित जात को 19.26% जो है आरक्षण दिया गया। इस तरह से नौकरियों में इतना बड़ा आरक्षण का घोटाला हुआ है, इतना बड़ा आरक्षण का घोटाला हुआ है नौकरियों में। एक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, फिर मैं दूसरी चीज आपको दिखा देना चाहता हूं। खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती हुई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा, यह जो है 30/1/21 को जो 30/1/21 को जो है इसका परीक्षा फल घोषित हुआ। कुल चयनित अभ्यर्थी 309 थे। 309 में अनारक्षित पद 50% था, जिसमें 61.16% जो है अनारक्षित पद पर जो है नियुक्तियां हो गई और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% जिनको था उनको जो है 27% वाले को 10%। ये स्थिति है आरक्षण की जो है। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी की परीक्षा 2018 में हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जो है परीक्षा परिणाम घोषित हो रहा है 20/1/2021 को और उसमें जो है सहायक वन संरक्षक अधिकारियों की कुल संख्या 16 में 11 पद अनारक्षित को दे दिया गया। 16 में 11 68.75% 68.75% जो है अनारक्षित को दे दिया गया मानवर। पिछड़ा वर्ग जो है 0% 4% पर आ गया जो है। इस तरह से जो है नौकरियों का घोटाला है। क्षेत्रीय वन अधिकारी की कुल चयन हुआ 76 में जो अनारक्षित 50% था उसमें जो है 59.21% दे दिया गया। 21% जो बैकवर्ड को था उसको 19.25% दिया गया जो है। अनुसूचित जाति को जो है जो 21% मिलना चाहिए उनको 15.78% दिया गया और अनुसूचित जनजाति को जो है 2% मिलना था उनको 0% दिया गया। इसी तरह से जो है सहायक वन अधिकारी की परीक्षा 2019 में हो रही है, सहायक वन संरक्षक की परीक्षा हो रही है। इसमें भी जो है 50% अनारक्षित पद था और 2 ही पद थे। 100% जो है अनारक्षित को ही दे दिया गया। 100 का 100। क्षेत्रीय वन अधिकारी के कुल पद 53 थे। कुल चयनित अभ्यर्थी 49 में जो है पद में जो है अनारक्षित पर जो है नेता प्रतिपक्ष जी सर अभिभाषण पे चर्चा कर रहे हैं जी कि ये भर्ती पर चर्चा कर नहीं भर्ती नहीं, इस पर ध्यान आकृत कर दिया। इस पर ध्यान जो है राज्यपाल महोदय ने नहीं दिया। देखिए समय भी देखिए और समय भर बोलेंगे समय भर बस। मैंने कहा कि अभिभाषण से परेशान नहीं आपको। तो मानव इस तरह से इसमें 86.79 87% अनारक्षित पर भर्ती हो गई और बैकवर्ड क्लास पर जो है 2.4% हुई। अनुसूचित जनजाति पर 0, अनुसूचित जात पर 0%, अनुसूचित जनजाति पर 0%। इसी तरह से इतने घपले हुए हैं नौकरियों में। अगर सब आपको गिना दो तो थोड़ा आपको उबन महसूस हो रही है जो है कि लंबा बोल रहे हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की भर्ती में जो है अनारक्षित
पदों 50% जो था उसमें 62.65% जो है अनारक्षित पर भर्ती हुई। पिछड़ा वर्ग को जो है 22% मिला जो है, और अनुसूचित जात को 21% मिलना था तो 15% मिला, जनजात को 0%, असिस्टेंट प्रोफेसर को देखा मैंने तो 76% जो है अनारक्षित पदों पर भर्ती हो गई, और बैकवर्ड क्लास को 14.87% मिला, अनुसूचित जात को 11.9% मिला। इस तरह से अगर मैं देखूं जो है, आपने देखा एक बहुत चर्चित मामला है माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बहुत चर्चित मामला जो है 59,000 जो है बेसिक शिक्षा में भर्ती का, और उसमें जो है 59,000 की भर्ती में इतना आरक्षण का घपला हुआ, जिस पर वहां पर उच्च हायर कमेटी जो बनी हुई है, उस कमेटी में माना लोगों ने कि नहीं ये गलती हुई है। मैंने उसमें ये शब्द कहा था उस समय कि शिक्षा विभाग का वो कौन सा अधिकारी है जिसकी जिम्मेदारी थी, मैं तो नहीं जान पा रहा हूं कौन जिम्मेदार था उस समय, जिसको 27%, 21% नहीं निकाल में आया परसेंटेज, तो पहले उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरह की जो है दुर्व्यवस्थाएं हो रही हैं, और जहां तक प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने की बात है, इसमें जो है प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमारे वनों की संख्या बढ़नी चाहिए। प्राइवेट में हम लोगों को भी लगाना चाहिए, सरकार को भी लगाना चाहिए, ताकि जो है वन जितना ही बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीजन बनेगी, और जब ऑक्सीजन बढ़ के मिलेगी तो बिना वन के जीवन नहीं है, जीव धन वन। अगर वन को हटा दीजिए तो जीवन अपने आप खत्म हो जाता है। नहीं हाँ बताइए। नेता नेता प्रतिपक्ष 2 मिनट हम बैठ जाए। नहीं, मैं इसमें चाहूंगा कि आपका ये पद संख्या 32 जो है इस पर चर्चा जारी है, तो इसको चर्चा जारी रहेगी। अच्छा, और मद संख्या जो 33 है, देवेंद्र प्रताप सिंह जी अपना संकल्प पढ़ दें, चर्चा जारी रहेगी। इस सदन का निश्चित मत है कि विधानमंडल सदस्यों को क्षेत्र विकास हेतु मिलने वाली विधानमंडल क्षेत्र विकास को जीएसटी से बाहर रखने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है। इसमें दो चर्चा जारी रहेगी। आप चर्चा तो जारी है, क्योंकि हाँ ठीक है, चर्चा जारी रहेगी। ठीक है। पद संख्या 34 श्री विजय बहादुर पाठक। इस सदन का निश्चित मत है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक शोभा एवं मानव स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की सुरक्षा विकास का अनिवार्य भाग है। अभी नेता विरोधी दल भी उसी पर चर्चा कर रहे थे कि पर्यावरण को संरक्षण और सुरक्षित रखने के लिए चर्चा जारी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष, अब समय हो चुका है, अब तो चर्चा जारी कर दें। नहीं, आप 10 मिनट और बोल लेंगे। अभी आप बोल रहे हैं ना? हाँ, अभी 10 मिनट में खत्म करेंगे ना जी? 10 मिनट में खत्म करेंगे। तो अभी तो नहीं, आप बोलिए ना, आप भाषण रखिए। अच्छा रखिए, ठीक है। नहीं, अगर अधिष्ठाता महोदय समय बढ़ा देंगे तो नहीं, 10 मिनट में, आप 10 मिनट में खत्म करिए। 4 मिनट बचा है। नहीं, हम करेंगे ना, आप चिंता अच्छा, 10 मिनट में खत्म करेंगे। हाँ, प्रदूषण पर मैं बात कर रहा था माननीय अधिष्ठाता महोदय कि प्रदूषण जो है की वजह से जो है बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसके लिए जो है हमने जो है एक फार्मूला भी पिछले सदन में सरकार को दिया था, और हमने जो है 7 तालाबों का नाम भी दिया था मऊ जनपद की, जिसको हमारे चले गए जो है मंत्री जी जानते हैं। उन 7 तालाबों में मैंने ये कहा था कि मत्स्य हमारे यहाँ से मत्स्य पालन नहीं हो पा रहा है, दूसरे स्टेट से मछलियां आ रही हैं, पैसा हमारा प्रदेश का राजस्व दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 15-15 दिन की मरी मछलियां आती हैं, बंगाल से आती हैं, तो उनको जो डिवाइड करके उसमें जो बंधे डाल दिए जाएं और उसमें अगर वृक्ष लगा दिए जाएं तो हमारे वातावरण को भी जो है मत्स्य पालन भी हो जाएगा, और मत्स्य पालन उसके साथ साथ प्रदूषण भी जो है खत्म होगा। जो है इस तरह की बात हमने जो है
कहा था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जो है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पक्ष जी, अगर सदन की अनुमति हो तो 15 मिनट के सदन की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। अब आप नहीं, 10 मिनट में नेता सदन इसको समापन करेंगे और उसके बाद हमारे माननीय नेताजी बोलेंगे। जी 10 मिनट 10 मिनट नहीं, अभी तो अब 9 मिनट बचा है, 1 मिनट हो चुका है। प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की स्थिति बहुत खराब है, जिसकी चर्चा सदन में कई बार हो चुकी जो है। ये हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं, ये जनप्रतिनिधियों को की घोर उपेक्षाएं करते हैं जो है। ये न टेलीफोन उठाएंगे, न वापस करेंगे टेलीफोन, न टेलीफोन उठाते समय दुआ सलाम करेंगे जो है। वह नौकरशाही इस समय पूरे प्रदेश पर हावी है। इस पर जो है लगाम लगनी चाहिए। कई बार हम लोगों ने पत्र जो है लिखने के लिए कहा और माननीय सभापति महोदय ने उस पर पत्र भी लिखा। सभी डीएम, सभी एसपी को पत्र इस पर लिखने के लिए कहा गया जो है कि जो है इस पर पत्र लिख करके उन्हें जो है इस बात के लिए जो है किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है जो है। और जिससे जो है न तो उनके जैसे कहते हैं कि हम व्यस्त थे या हम कॉन्फ्रेंस में थे सरकारी काम में, तो उस पर यह भी कहा गया था कि जब वो कॉन्फ्रेंस में हो या व्यस्त हो तो जब वो खाली हो तो कम से कम रिवर्ट तो टेलीफोन कर दें कि क्या समस्या आपकी है, लेकिन यह भी वो करने पर के लिए तैयार नहीं है। इस पर जो है मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जो है आकृष्ट करना चाहता हूं जो है। और प्रदेश में जो नकली दवाएं बिक रही हैं उसका कहीं कोई जो है रोकथाम नहीं है, और नकली दवाओं की वजह से जो है मैं समझ रहा हूं कि अच्छे अच्छे स्वस्थ लोगों की जान जो है चली जा रही है जो है। इस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है, कोई फोकस सरकार का नहीं है। अगर सरकार का कोई भी फोकस अगर इन नकली दवाओं पर हो जाए, छापे मारे जाए जो है, तो मैं समझ रहा हूं कि इतनी नकली दवाएं जो है बिक रही हैं, जो जीवन की रक्षा के लिए जो दवाएं लोग खाते हैं वही जीवन की भक्षा कर रही हैं जो है। इस पर जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और न तो इस पर ध्यान जो है हमारे राज्यपाल महोदय जी का गया। जहां तक मत्स्य पालन के विषय में हमने आपसे कुछ चर्चा किया था, थोड़ी बहुत मत्स्य पालन को जो है में जो तालाब है, तालाब जो है गांव में अनधिकृत रूप से जो है कब्जे में हो गए, जिस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया है और स्वयं जो है उसका उपभोग कर रहे हैं उस पर। और जितने बड़े बड़े तालाब हैं जो है, जो 10-10, 5-5 एकड़ में है जो है, इतने बड़े बड़े तालाब हैं जो है। हमने मऊ और आजमगढ़ के और बलिया की इन तालाबों को बाई नेम जो है गिनाया था जो है, कि उस पर अगर उसको बंधे बना करके और उसमें अगर मछलियों का पालन हो तो जो मछलियां 15 दिन की मरी हुई और बर्फ में लेकर के वहां से व्यापारी यहां आते हैं। आजमगढ़ में तो 2-4 ट्रक रोज ही आता है। मैं समझता हूं कि इसी तरह से हर जिलों में आता होगा जो है, और वह पैसा हमारा राजस्व, हमारे ताकिद का उत्तर प्रदेश का पैसा कहीं आंध्र प्रदेश लेके चला जाता है, कहीं बंगाल लेके चला जाता है। हम जो है आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं जो है, जबकि आत्मनिर्भर होने का हमारे पास जो है खनिज संपदा है। हमारे पास प्राकृतिक पोखरियां, तालाब इतने बड़े बड़े हैं कि जो है हम उस पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं प्रदेश में, लेकिन इस पर हमारा जो है कोई फोकस जो है नहीं हो पाया। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी तो हम आंकड़ा अभी नहीं ले पाए हैं जो है, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जो 1.5 महीना पहले मैंने आंकड़ा लिया था कि जो पिछली साल मूल बजट और अनुपूरक बजट 2 बार आया, एक बार जुलाई अगस्त में और एक बार दिसंबर में, ये पैसे विभाग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अभी बजट पे चर्चा करेंगे ना? हाँ नहीं कर पा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो बजट पे चर्चा करेंगे।
बाल मजदूरी और बधुआ मजदूरी के विषय में भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाल मजदूरी और बधुआ मजदूरी जो है के विषय में सरकार चिंता करे, ताकि जो है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जिनको विद्यालयों में होना चाहिए जो है वह गरीबी से जूझते हुए जो है भट्ठे पर और दुकानों पर जो है या जो है चाय पान की दुकानों पर जो है मिलते हैं। जबकि एक लड़की जो बालिग करीब थी और उसकी उम्र 18 से थोड़ा सा कम थी, उस पर हमारे विधायक भदोही के खिलाफ जो है मुकदमा श्रम विभाग ने दर्ज करा दिया। जो है विधायक के घर में रहती थी और नौकर के रूप में नहीं रहती थी, वह जो है उसका पारिवारिक संबंध था, बड़ी बहन भी रहती थी, उसकी शादी उन्होंने कर दिया, छोटी रहती थी उसकी भी शादी तय कर दिया। इसके बाद भी आज वो जेल में है। लेकिन जो वास्तविक बाल मजदूरी और बधुआ मजदूरी कर रहे हैं उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। और हम अंत में आपसे एक और निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा तुष्टीकरण की नीति के कारण जो है सामाजिक टकराव और दुराव प्रदेश में बढ़ रहा है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं कोई अपनी मां के पेट से जो है न हिंदू होके पैदा होता है, न मुस्लिम होके पैदा होता है, न सिख होके पैदा होता है, न ईसाई होके पैदा होता है। और हमारा भारत का संविधान सेकुलर है। जब भारत का संविधान सेकुलर है और वह कहता है कि हर धर्मों की मानने की स्वतंत्रता है और हर धर्म को जो है हर व्यक्ति जो चाहे उस धर्म को माने जो है, तो फिर टकराव किस बात का? अब किस बात का हिंदू, किस बात का मुस्लिम, किस बात का सिख, किस बात का ईसाई? जब ये देश गुलाम था तभी तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे और सब भाई भाई के रूप में जो है एक साथ जो है मिल करके जो है अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने जान की कुर्बानी दिया। तो किसी ने नहीं उस समय कहा कि कौन हिंदू दिया, कि कौन मुस्लिम दिया, कौन सिख दिया, कि कौन ईसाई दिया। ये बातें तो नहीं आई। लेकिन आप देश जी के दौर में ही सिखों का जन्म हुआ। माननीय मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष जी, अब 1 मिनट बचा है। 4 मिनट नहीं, आपका टाइम हो गया है। उसके बाद माननीय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पीठ से के माध्यम से नेता सदन से कि इस तरह की जो नीतियां इस समय चल रही हैं समाज को विखंडित करने की, समाज को बांटने की, यह बिल्कुल गलत है। इस देश को आजादी कराने में सबकी जो है भूमिका रही है और सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और सभी लोग इस देश के से प्रेम करते हैं। इसलिए जो है इस तरह का टकराव, इस तरह का जो है बिखराव जो है नहीं होना चाहिए। समरसता सबके अंदर होनी चाहिए और सभी भाईचारा जो है समाज में कायम हो सके, ताकि हम जो है विकास की तरफ जो है अग्रसित हो सके। बहुत धन्यवाद। इससे हम जो है इस बजट का जो है समर्थन तो कर ही रहे हैं, घोर विरोध करते हैं, इसलिए कि माननीय राज्यपाल महोदय जी द्वारा जो यह बजट में जो अभिभाषण में जो चीजें दी गई है वो कहा गया है, वह जो है उसमें इतनी कमियां, इतनी खामियां हैं जिसको मैंने गिनाया है आप लोगों को। इसके कारण जो है मैं इसका विरोध करता हूं। देवेंद्र जी।